हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये वीडियो कल की वीडियो का पार्ट 2 है, यानी चैप्टर 11 का पार्ट 2 है। कल हमने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में डिटेल में बात कर ली थी कि कितने कितने सिद्धांत होते हैं और हमारे सिलेबस में कितने हैं। तो हमारे सिलेबस में 2 सिद्धांत, एक चक्री और एक रेखी। तो कल हम की वीडियो में हमने चक्री सिद्धांत के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम रेखी सिद्धांत के बारे में और सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं। अभी तो हमें मालूम है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन के कारण, तो देखिए कुछ भी अगर होता है ना तो उसका कारण होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ गुड वे में हो रही है तब भी उसका कोई कारण है, कोई चीज़ चेंज हो रही है इन अ बैड वे तब भी उसका कारण। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, समाज में परिवर्तन हो तो रहा है लेकिन इसका कारण क्या है। तो ये यहाँ पे कारण बताए गए हैं कि सामाजिक परिवर्तन के मतलब 7 कारण होते हैं। पहला पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी वेस्टर्नाइजेशन। जो वेस्टर्न कल्चर होता है ना, उसका हमारे देश में आ जाना सामाजिक परिवर्तन का सबसे अहम, महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम कारक है। यानी हमारे देश में जो प्राचीन काल में व्यवस्थाएं थी, जो हमारा कल्चर था, वो धीरे 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 करके वेस्टर्न कल्चर में तब्दील हो गया। कैसे? प्राचीन काल में हमारी जो व्यवस्थाएं थी, जो हमारा कल्चर था, वो पूरी तरह से धार्मिक था। हमारा अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ व्यवहार करने का तरीका, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका सब डिफरेंट था। फिर 1857 के रिवॉल्ट के बाद, यानी जब ब्रिटिश आए तो वो अपने साथ अपना कल्चर भी लेकर आए, अपने तौर तरीके, अपनी विचारधारा, अपने ढंग, ये सब भी लेकर आए। तो उनके विचार और व्यवहार का भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से भारतीय भी अपनी परंपरागत चीज़ों को, अपनी परंपरागत मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए ना, इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए, मतलब वेस्टर्न कल्चर इतना अच्छा लगने लगा कि भारत के लोग भी अपनी परंपरागत, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें उन्हें मिली हैं, उन्हें छोड़कर, उन्हें त्याग कर पश्चिमीकरण यानी पाश्चात्य या फिर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे और उनको अपनाकर यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से अंग्रेजी शासन के कारण मतलब भारतीय समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन हुए वही बुनियादी और स्थायी परिवर्तन है। ये काल भारतीय इतिहास के सभी कालों से बहुत ज़्यादा भिन्न था, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ नई औद्योगिक संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास, मूल्य सब लाए थे। इन सब का प्रभाव किस पर पड़ा? हमारे भारतवर्ष के लोगों पर पड़ा। तो पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन का सबसे अहम कारक है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण व नगरीकरण। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जब आर्थिक सामाजिक संरचना में अनेक प्रकार के जब परिवर्तन होने लगे, तो इन सब का इफेक्ट क्या, हमारी जो परंपरागत हमारे परंपरागत जो कारखाने, इन सब पर पड़ने लगा। तो परंपरागत आर्थिक कार्य को हमारे देश के लोग त्याग कर किस दूसरे प्रकार के कार्य को करना प्रारंभ करने लगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि गांव की जनसंख्या भी कम होने लगी, यानी लोग गांव छोड़कर, जब शहरीकरण होने लगा तो गांव से शहर क्यों आने लगे। तो इससे परिणाम क्या हुआ कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से कमी आने लगी। और औद्योगिक स्थानों पर जनसंख्या का जहाँ पे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे जनसंख्या का जो जमाव है ना, घनत्व है, वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इन दोनों से इन दोनों के प्रभाव से व्यक्ति भी, जो लोग हैं, वो भी गतिशीलता से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए और ऐसे एरिया में बढ़ने लगे जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री है, जहाँ ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, और उनसे प्रभावित होकर वो वहीं बस गए। तो इससे क्या, गांव की जनसंख्या स्तर भी कम होने लगी। तो इससे एक तरफ संयुक्त परिवार का विघटन हो गया और दूसरी तरफ नगर में गंदी बस्ती, बेकार, भ्रष्टाचार, बेगारी, अपराध, हड़ताल, जुलूस, ये सब भी समस्या बढ़ने लगी। तो सामाजिक परिवर्तन का एक ये भी कारण है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और लोगों का उनसे प्रभावित होकर अपनी परंपरागत चीज़ें छोड़कर औद्योगिकरण की ओर बढ़ने लगना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारण। तो संस्कृति का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसमें भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, दोनों ही प्रकार की संस्कृति आ जाती है। तो संस्कृति में हम परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, नैतिकता, विश्वास, लोक, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो हर युग में कुछ अपने मूल और अपने सोचने विचारने की एक पद्धति होती है, एक प्रोसेस होता है। तो ये मूल सामाजिक समस्याओं से भी
ये मूल्य सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े होते हैं। तो प्राचीन काल में संस्थाओं से जुड़े हुए मूल्य नई पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, इसलिए समाज में जो प्राचीन मूल्य हैं व्यक्ति उन्हें त्याग कर भी नई संस्कृति और नई चीज़ों को अपनाने लगता है। तो इस सांस्कृतिक कारक भी मतलब सामाजिक परिवर्तन के लिए अहम भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है जैविकी कारक। तो जैविक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक नई पीढ़ी प्राचीन पीढ़ी का प्रतिनिधित्व उसी रूप में नहीं करती। मतलब कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, हम अपने आने वाले बच्चों को वो चीज़ मतलब कि वो जो विचारधारा है वो सब नहीं दे पाते हैं। तो ये भी ठीक है कि बालक जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता के उनमें गुण तो होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने माता पिता से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं और उनकी आदतें भी डिफरेंस होने लगती है। तो जैविकी कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि बच्चे घर से ज़्यादा आजकल बाहर रहते हैं, तो बाहर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन पर। नेक्स्ट है जनसंख्यात्मक कारक। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि किसी स्थान पर जनसंख्या कम है तो वहाँ के व्यक्तियों का जीवन सरल होगा, वहाँ के रहने सहने का तरीका भी सरल होगा, क्योंकि वहाँ पे घनी आबादी नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं वहाँ पे कठिनाई ज़्यादा होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ये सब भी बहुत अलग होते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक पर्यावरण के आधार पर भी व्यक्ति की आदतें, विचार, मूल इन सब का निर्धारण होता है, और किसी भी देश के रीति रिवाज, त्यौहार, अन्य प्रकार के विश्वास भी भौगोलिक कारक को ही निश्चित करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक के सबसे अधिक महत्व ये है कि आर्थिक ढांचे के आधार पर ही समाज में अन्य प्रकार के संगठन, संस्था और विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रिया का विकास भी होता है। तो उत्पादन के साधन में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज के ढांचे, संगठन और व्यवस्था में भी परिवर्तन होने लगता है। तो ये सभी कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के, यानी रेखीय सिद्धांत के बारे में। तो रेखीय सिद्धांत दो प्रकार का होता है, समरेखी और विविध रेखीय सिद्धांत। यदि समरेखी सिद्धांत के बारे में बात करें तो इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि समाज का लक्ष्य निश्चित है और उसी लक्ष्य की ओर जो समाज का विकास होता है इसी लक्ष्य की ओर होता है, और ये परिवर्तन उनका मानना है कि एक सीधी रेखा में होता है, यानी समरेखा में होता है। इस सिद्धांत के मानने वाले कहते हैं कि कभी कभी भले ऐसा दिखाई देता है कि परिवर्तन को लक्ष्य से अलग करने के लिए उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन समाज को एक निश्चित लक्ष्य पर जाना है। समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है और ये स्तर भी समाज को एक क्रम में आते हैं। तो मतलब समरेखी सिद्धांत से इनका कहना है कि लक्ष्य चाहे जो हो, विकास एक सीधी रेखा में होता है और समाज का जो विकास है इन्हीं स्तरों से होकर गुजरता है। विविध रेखीय सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है, किंतु ये निश्चित स्तर सभी समाज को एक ही क्रम में आते जाते हो ये आवश्यक नहीं है। यानी समरेखी सिद्धांत में क्या था, इन्होंने कहा कि एक सीधी रेखा में विकास होता है, इन्हीं स्तरों से होकर सामाजिक विकास गुजरता है, इन एक क्रम में सिस्टमैटिक वे में चलता है। लेकिन विविध रेखीय सिद्धांत के अनुसार ये कहना क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रम में आते जाते हुए ये विकास होता रहे। ये आवश्यक नहीं है कि मतलब किसी युग में अगर कृषि युग में आने से पूर्व किसी समाज को पशुपालन के स्तर से गुजरना पड़े, ये ज़रूरी नहीं है। यानी अगर हम कृषि का कार्य कर रहे हैं तो हमारा समाज पशुपालन के स्तर से गुजरा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो समरेखी सिद्धांत क्या है, एक सीधी रेखा में सिस्टमेटिक वे में चलता है, और विविध रेखीय सिद्धांत क्या है, सिस्टमेटिक वे में नहीं चलता है। समरेखीय और विविध रेखीय सिद्धांत के अलावा यदि बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मतों के अनुसार सिद्धांत व्यक्त किए। तो कॉम्टे ने जो अपना सिद्धांत बताया उन्होंने उसके 3 स्तर बताए, यानी धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर। यदि धार्मिक स्तर की बात करें तो उन्होंने कहा कि धार्मिक स्तर समाज की प्राथमिक अवस्था थी जिसमें मानव अपनी प्रत्येक घटना को ईश्वर और धर्म के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करता था, और विश्व की सभी क्रियाओं का आधार धर्म और ईश्वर को ही माना जाता था। तो उस समय अलग अलग स्थानों पर धर्म के विभिन्न रूप जैसे कि बहुदेववाद, एक देववाद और प्रकृति पूजा ये सभी प्रचलित थी। तो ये सभी क्या है, इन्होंने कहा कि ये सभी एक सीधी रेखा में, इन्होंने कहा कि ये
थियोलॉजिकल स्टेजेस है जो रेखीय सिद्धांत से रिलेटेड है। यदि तात्विक स्तर की बात करें तो सामाजिक विकास का द्वितीय स्तर क्या है? तात्विक स्तर है, जिसमें मानव घटनाओं की व्याख्या उनके गुणों के आधार पर करता है, और इस अवस्था में मानव का अलौकिक शक्ति में विश्वास कम हुआ और प्राणियों में विद्यमान अमूर्त शक्ति को ही समस्त घटनाओं के उत्तरदायी माना गया। यानी धार्मिक स्तर पर व्यक्ति धार्मिक कर्म कांडों से और उनसे रिलेटेड पूजा प्रथा इन सभी से रिलेटेड था। लेकिन जब नेक्स्ट स्तर आया ना, यानी सामाजिक विकास का द्वितीय स्तर यानी तात्विक स्तर आया, तब व्यक्ति तर्क संगत हो गया। यानी वो मानव घटनाओं की व्याख्या उनके गुणों के आधार पर करने लगा और अलौकिक शक्ति के बजाय तर्क को, लॉजिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा। यदि वैज्ञानिक स्तर की बात करें तो वैज्ञानिक स्तर सामाजिक परिवर्तन का तीसरा स्तर है और सबसे अहम स्तर है। तो वैज्ञानिक स्तर में मानव संसारिक घटनाओं की व्याख्या धर्म, ईश्वर और अलौकिक शक्ति के आधार पर नहीं करता, बल्कि वैज्ञानिक नियम और तर्क के आधार पर करता है, और वो कार्य और कारण के सह संबंधों को ज्ञात करके नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करता है। तो इन मतलब कि कॉम्टे ने कहा कि इन तीनों स्तरों से गुजर कर ही सामाजिक परिवर्तन होता है। तो उन्होंने ये 3 स्टेप बताए। यदि एलटी हॉबहाउस की बात करें तो हॉबहाउस अगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार थे उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में मानव शास्त्रीय और ऐतिहासिक आंकड़ों का बहुत ज़्यादा यूजेस किया, लेकिन फिर भी इन्होंने ना तो स्पष्ट रूप से समाज का वर्गीकरण करके बताया और ना ही समाज की मतलब कि परिवर्तन की प्रक्रिया का बहुत ज़्यादा एनालाइज किया। तो इस वजह से इनके हॉबहाउस के जो सिद्धांत है उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। नेक्स्ट है स्पेंसर का सिद्धांत। तो स्पेंसर ने भी सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी सिद्धांत यानी डार्विन के बराबर से इन्होंने भी डार्विन के साथ साथ स्पेंसर ने भी उद्विकासी सिद्धांत का प्रस्तुत किया, और उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन को एक मतलब प्राकृतिक प्रवण के आधार पर प्रकट करने का प्रयास किया। तो स्पेंसर डार्विन के उद्विकास से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन उनसे प्रभावित होकर किया। तो डार्विन ने क्या किया था कि जीवों के उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसे मतलब कि जीवों के जो मतलब कि लाइफ सर्कल है उससे रिलेटेड किया। तो स्पेंसर ने क्या किया कि उसे समाज पर लागू किया। डार्विन का कहना था कि जीवों में अस्तित्व के लिए संघर्ष होता रहता है, स्ट्रगल होता रहता है, और इस संघर्ष में वही प्राणी बचे रहते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, जो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो इसी प्रकार स्पेंसर ने भी इसी सिद्धांत को समाज पर लागू किया और कहा कि जो व्यक्ति समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं वो जीवित रहते हैं, जो रुक जाते हैं उनका जीवन भी रुक जाता है। यदि कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स को रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादकों के रूप में सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, मुख्य रूप से इनका इनाम लिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में तकनीकी का विकास और सामाजिक वर्गों में परस्पर संबंधों को अधिक ज़्यादा महत्व दिए, यानी सामाजिक वर्गों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी इन्होंने और किसी चीज़ के अलावा। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति और अन्य मनुष्यों पर आश्रित है। प्रकृति पर नियंत्रण के प्रयास में व्यक्ति अपनी भौतिक जीवन का विकास करता है। उत्पादन के साधनों के समरूप समाज में विशेष प्रकार का संगठित विकास भी करता है। तो उत्पादन के साधन पर सभी व्यक्ति का एक समान अधिकार नहीं होता है, मतलब जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, उसका ज़्यादा अधिकार होता है, सभी व्यक्तियों को नहीं होता है। तो आर्थिक सामाजिक असमानताएं जो क्या है हमारे आदिम समाज में पाई जाती हैं। तो इससे क्या है समाज में असमानताएं बढ़ती है और इस प्रकार विभिन्न वर्ग भी विकसित होते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अनुसार समाज के को अभिजात और उच्च वर्गों में बांटा था और इन्होंने दोनों के डिफ्रेंशिएट को समझाया था। तो इस प्रकार विभिन्न वर्ग विकसित होते हैं और उनके परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन भी होता रहता है, यानी उच्च वर्ग निम्न वर्ग से की ओर आते हैं, निम्न वर्ग उच्च वर्ग की ओर जाते हैं। इस प्रकार ये सर्कल चलता रहता है और समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों ये था रेखीय सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @edupur27। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।